केस के तनाज़ुर में एक दफ़ा फिर रखना चाहती हूँ, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ हमीद साहब, अब मेरी बात को बीप नहीं करना, जनरल फैज़ हमीद साहब उनके पास तशरीफ़ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और फिर उनको ये कहा कि अगर उनको सज़ा हो जाती है, सज़ा हो जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सज़ा हो जाएगी, आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? खुद चल के उनके घर गए। तो मैं आज ये बात मैंने अपनी दरख्वास्त में भी लिखी है, और मैंने ये कहा है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने ना सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सज़ा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद यहाँ तक नहीं, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल ना दे दे, क्योंकि अगर उसने बेल दे दी तो इलेक्शन से पहले मरियम और नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए तो मेरी तो 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी? वो 2 साल की मेहनत ये थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाए, उसको गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पैनामा करके उसको जेआईटी के सामने पेश किया जाए, वो जेआईटी जिसको आईएसआई का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है, और उसके बाद आप उसके खिलाफ आप फैसला देते, आप उसको पैनामा की बजाय इकामा पर निकालते, फिर आप इलेक्शन चोरी करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उसके जो जितने भी लीडरान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो उहदेदारान हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे बनाते हैं, उनको कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन ना लड़ें, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ें, और जो आपकी बात नहीं मानते आप उनको सज़ा देते हैं, सज़ा के तौर पे आप उनको या तो हरवा देते हैं या उनके ऊपर आप मुकदमे बनवाते हैं, और उसके बाद आप ये कोशिश करते हैं कि इनको बेल ना मिले। तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज़ साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, ये सज़ा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। और मैंने अपनी दरख्वास्त में ये भी लिखा है कि क्योंकि ऑर्डर्स थे ऊपर से, तो उन्होंने बगैर देखे उन्होंने ये चीज़ जो है वो रेफरेंसेस उन्होंने दर्ज कर लिए, फिर हम पर मॉनिटरिंग जज भी बैठ गया, डे टू डे हमारी हेयरिंग हुई और उसके नतीजे में हमें ये सज़ा हुई। तो 2 साल की मेहनत तो पूरी कौम के सामने आ गई। मैं आज मीडिया की रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी, कुछ अखबारात की रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया की मजबूरी है, मीडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है, आप मेरी बातों को नहीं चला सकते। लेकिन कुछ लोगों ने ये लिखा कि मरियम ने शायद किसी इदारे के ऊपर हमला किया है, मरियम ने किसी इदारे के वकार पर हमला किया है। तो मैं ये बात आज वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, वो किसी भी कंट्रोवर्सी से, किसी भी शक व शुबा से बालातर होनी चाहिए, और किसी एक फ़र्द की हरकत को जो उसके ज़ाती मकासद के लिए होती हैं, इदारे का नाम नहीं देना चाहिए। इदारा मुल्क का इदारा है, इदारा पाकिस्तान का इदारा है, वो किसी फ़र्द वाहिद का इदारा नहीं है। और जब फ़र्द वाहिद इदारे के पीछे छुपने की कोशिश करता है
तो मैं ये समझती हूँ कि उसके पास अपनी जो एक्सेसेस है उनका जवाब नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सवाल कि जब एक फर्द वाहिद जिसका नाम जनरल फैज़ हमीद है, अगर वो एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर जाता है और उसको ये कहता है कि फलां बेंच बनाओ, फलां बेंच ना बनाओ, तो क्या वो इदारे के वकार में इजाफा कर रहा है? जब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होता है, जब वो एक मुंतखब वजीर आज़म को साजिश के जरिए इकामा पे निकलवाने की कोशिश करता है, जब वो मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, जब वो जजेस से बेंच बनवाता है, तोड़वाता है, जब वो ये प्रेशर डालता है और गैर कानूनी काम के लिए जजेस को मजबूर किया जाता है, तो वो इदारे के वकार में इजाफा करता है। जब उसको ये वो तासुर देता है जज को जाके कि उसको पता है कि वर्डिक्ट क्या आ रहा है। भाई जज बशीर साहब ने क्या वर्डिक्ट देना है, आपको कैसे पता है कि वर्डिक्ट क्या आ रहा है? जब आप उस ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने जो आईनी कानूनी इख्तियारात हैं, जब आप उनसे तजावुज़ करते हैं और आपके ज़ाती मफाद के लिए करते हैं और आपके किए हुए जो भी आपने इस तरह की ज़्यादतियाँ की हैं, जब उसकी वजह से पूरे इदारे पे उंगली उठाई जाती है, तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आप जो है वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर अंधेरों में धकेल देते हैं उस 2 साल की मेहनत के नतीजे में। तो क्या अपने इदारे के वकार में आप इजाफा करते हैं? अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क की ताकत है, हमारी ताकत है, कौम की ताकत है, लेकिन उस ताकत को जब कोई फर्द वाहिद अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो इदारे की कौन सी खिदमत करता है? मैं उम्मीद करती हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि ये मेरी ज़ाती पिटिशन नहीं है, मैं एक बहुत छोटी सी इंसान हूँ, ये मेरी ज़ाती पिटिशन नहीं है, ये ज़ाती एप्लीकेशन नहीं है, ना मेरी ज़ात का मुकदमा है, ये उस अदलिया का भी मुकदमा है जिसको ये इस किस्म के किरदार जो है सामने रख के उनको दागदार करते हैं, उनको प्रेशर में लेके आते हैं, ये उनका भी मुकदमा है। और देखें, साकिब निसार साहब एक मिसाल है, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब तारीख में ये बातें जा रही हैं तो ये बात मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि साकिब निसार साहब से जो भी फैसले लिए गए दबाव में, मुझे नहीं पता था उन पर क्या दबाव थे और क्या उनकी कमज़ोरी थी जो इनके हाथ में थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदलिया का जो वकार है, तकद्दस है, उसको पामाल किया, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एक इस तरह का उनके साथ वो कर लिया कि उससे ज़ाती रंजिश की बू आने लगी। बार बार जो भी मुकदमा होता था उसमें सज़ा नवाज शरीफ को होती थी। तो ये मीडिया की भी जंग है। आपने कल मेरी पिटिशन नहीं चलाई, आपने पिटिशन में से जो ऐसी बातें थी जिनको आप चला सकते थे आपने चला दी। मैं आपको कसूरवार नहीं कहती, मैं ये समझती हूँ कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं और इन्हीं प्रेशर्स की मैं आज बात कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रेशर्स हमेशा के लिए ना रहें, तो ये जंग आपकी भी है। हुआ पाकिस्तान अब बिल्कुल तनज़्ज़ुली करता हुआ पाकिस्तान है और उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर महंगाई का शिकार है और मुल्क के बाहर तन्हाई और रसवाई का शिकार है। ये उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है। और आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पंडोरा पेपर्स और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है वो दरखास्त गुजार, उसको कौम ढूंढ रही है जो JIT जो पनामा साजिश केस को लेकर गया था, पनामा पेपर्स को लेकर गया था अदालत में। आज कौम उस दरखास्त गुजार को ढूंढ रही है। विटनेस हूँ, जब मैं JIT के सामने पेश हुई तो मुझसे सब सवाल उस रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने किए, बाकी लोग डमी बन के बैठे हुए थे। ना नैब के नुमाइंदे ने कोई सवाल किया, ना बाकियों ने कोई सवाल किया, वो दबे हुए बैठे हुए थे। सब JIT को जो ड्राइव कर रहा था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था, रिटायर्ड, और पीछे से जनरल फैज साहब कर रहे थे। जब आपसे सवाल होता है तो आप ये कहते हैं
कि मैं हिसाब नहीं दे सकता क्योंकि अपने जो दिए गए तोहफे हैं उनका हिसाब नहीं दे सकता क्योंकि गैर मुल्की सरबराह नाराज़ होते हैं। भैया आप गैर मुल्की सरबराहों को छोड़ दें, वो नाराज़ होते हैं, कम अज़ कम ये तो बता दें कि आपने कौन से तोहफे लेके जेब में डालें। और आज जब आपके सामने इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं और जब इमरान खान साहब ये कहते थे हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है, मेरी इस दरख्वास्त के ज़रिए आज कौम पर वाज़े हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। पहले हम उसको भी 2014 से वो शुरू हुए धरनों से जो बात शुरू हुई और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं। मुझे इन बातों का जवाब चाहिए। और ये बात जब कहते हैं हम ये बात जब कहते थे तो कहते थे कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते, नाम क्यों नहीं लेते। आज मैंने नाम भी ले लिया और कोर्ट में भी ले गई। तो आप कोई सवाल है तो करें। मैडम ये बताएं कि जिस तरह इमरान खान ने पनामा पेपर्स को कोर्ट में लेकर गए थे, क्या मुस्लिम लीग पेंडोरा बॉक्स और पेंडोरा पेपर्स को कोर्ट में लेकर जाएंगे? देखिए मुझे तो इंतज़ार है कि जस्टिस खोसा साहब आएँ और मुझे कहें। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मुझे तो जस्टिस खोसा ने नहीं कहा कि आओ और लेके आओ पनामा पेपर्स, मैं फैसला करता हूँ, पेंडोरा पेपर्स लेके आओ। जी क़य्यूम सिद्दीकी साहब जी। अच्छा, आपने भी जनरल फैज का नाम लिया, आपने चलाया? आप कोर्ट में तो आई हैं, क्या आप कमर जावेद बाजवा साहब को ये तमाम चीज़ें लिख के भिजवाएंगी कि आपका एक ऑफिसर इस तरह डेमोक्रेसी के खिलाफ मैनिपुलेट करके और साजिश करता है? मेरा ख्याल है कि मेरी पिटिशन में हर चीज़ सामने आ चुकी है और उसका सही होने का सबूत ये है कि जब ये इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद साहब पर लगे, वो DGC थे और इल्ज़ामात लगाने वाले जो हज़रत थे वो सिटिंग हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी थे। और जिस शख्स के बारे में वो इल्ज़ामात लगे वो शख्स इस पाकिस्तान का 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म था और इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का आज भी सरबराह है। तो ये कोई नॉन सीरियस एलिगेशंस नहीं थे, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको कारपेट के नीचे स्वीप कर दिया जाता या जिस पे आंखें बंद कर दी जाती। मैं ये समझती हूँ कि अगर इन इल्ज़ामात में सच्चाई ना होती तो आज तक न सिर्फ ये कि उसकी तरदीद आ चुकी होती बल्कि पूरी कौम तरदीद को सुन भी लेती। क्योंकि एलिगेशंस इर्रिफ्यूटेबल हैं, हकायक कौम के सामने हैं, गवाहियाँ कौम के सामने हैं और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस अदालत से जिसके आगे मैंने ये पिटिशन रखी है या ये एप्लीकेशन रखी है मुझे इंसाफ मिलेगा। और हर इंसाफ जो है वो कहते हैं कि ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आना चाहिए। कौम को नज़र आना चाहिए कि जस्टिस शौकत अजीज़ साहब को भी बुलाएं, उनसे हल्फ लें कि जो उन्होंने बात की है। ये होता है कि आप खड़े होकर ये कहते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है और आप चुप सिर्फ तब करते हैं जब आपके दिल में चोर होता है, जब आपने वो काम किया होता है। तो 3 साल गुजर गए, कोई भी तरदीद नहीं आई, बिल्कुल, बल्कि उल्टा शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को सज़ा हो गई सच बोलने पर। तो ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा कि इतने बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीज़ें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती। तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए।